गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में हमने जो पढ़ाई किया था इसके अंतर्गत जो हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया था कि हमने डिफरेंस बिटवीन देखा था कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलुअर और जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया था। और दूसरा डिफरेंस देखा था कि एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी क्या होता है और बाईपास सर्जरी क्या होता है। इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे जो रोज प्रतिदिन मतलब कि प्रतिदिन जो घटनाक्रम हो रहा है हमारे लाइफ में, चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को जो है कहा जाता है कि उनकी बाईपास सर्जरी हो रही है, उनका जो है कहीं ना कहीं एंजियोग्राफी हुई है, ठीक है, उनको हार्ट अटैक आ गया, वो उनका हार्ट फेलियर हो गया, कार्डियक अरेस्ट आया। तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें जो है ना बोलचाल की भाषा में रहती है, लेकिन इसके बारे में हमें पता नहीं रहता है, तो हम कॉमन चीजें बोलते चले जाते हैं। किसी को हार्ट फेलियर हुआ होगा या फिर जो है किन्हीं को जो है कार्डियक अरेस्ट आया हुआ होगा, तो हम बात एक ही चीज करते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया था, ठीक है। तो दोनों कुछ ना कुछ जो है, कल लास्ट क्लासेस में हमने सैटरडे की क्लास में हमने इस बातों का ध्यान रखा था कि आखिर अंतर क्या होता है, बाईपास सर्जरी किसको कहते हैं। इसके साथ साथ जो है जैसे एंजियोग्राफी की हमने बात किया था, ठीक है। वो तमाम सारे छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं, कई बार जो है न्यूज में आता है तो हम पढ़ लेते हैं, कई बार ये देखते हैं कि कोई बड़े पर्सनालिटीज की बाईपास सर्जरी होती है, ठीक है। तो ऐसे जो तकनीकी जो शब्द हैं, उस तकनीकी शब्द को हमें जो है जानकारी होनी चाहिए अवेयरनेस के लिए, ताकि हमें जो है डॉक्टर को भी सलाह अगर हम लेने जाएं तो डॉक्टर भी कहता ही नहीं कि आपका जो है ना, अगर आप अपना नहीं, आप तो स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप किन्हीं को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहता है कि नहीं इनके जो है इनका बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा, तो वैसी स्थिति में आप सोचिए कि आपको ही नहीं पता है कि बाईपास सर्जरी क्या होता है, तुरंत आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे। तो छोटे छोटे टर्म्स जो होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली जो लाइफ स्टाइल है हमारे लिए उसमें। उसी के अंतर्गत जो है ना एक और न्यूज में रहता है, बहुत बार देखने को मिलता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्लड में अगर आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्लड का रंग चेंज हो जाएगा। जब आपने कोविड देखा होगा, कोविड के समय जो है ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से आया था और सेकेंड फेज में ये ऐसा कहा गया था कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ना कम होता था, तो हम ऑक्सीमीटर खरीदे थे और उसमें जो है ना फिंगर पे ही लगा करके वो चेक करना होता था यहीं पर, और चेक करके ये बताते थे, पता करते थे कि क्या हमारी जो है ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो एक मशीन आती है और उस मशीन के माध्यम से पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा सही है या नहीं है। और अगर ऑक्सीजन का मात्रा अगर डाउन हो रहा है तो फिर जो है डॉक्टर से आपको सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमारा जो अभी आजकल जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा जो है व्यस्तता है हमारी लाइफ स्टाइल में। और दूसरा, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे हम निजात पाना चाहते हैं लेकिन निजात नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है। वैसी स्थिति में ना हम अपना खान पान का ध्यान रख पाते हैं, ना ही अपने ऊपर केयर कर पाते हैं, ना ही हम अपने आप को खुद को समय दे पाते हैं, सेल्फ टाइम नहीं दे पाते हैं। सेल्फ टाइम का मतलब ये होता है, कई बार ये होता है कि पूरे दिन तो सर बैठे ही रहते हैं, मोबाइल छेड़ते रहते हैं। सेल्फ टाइम का मतलब ये होता है ना खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। और उसके लिए उससे जो है वहां पर जो है ना मोबाइल वगैरह को दूर रखिए। खुद के बारे में अगर आप बैठ के सोच रहे हो तो ये सोचने का वक्त जो है ना अभी है, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि अगर 32 साल कमीशन ने एज दिया है और 32 साल 28 साल में पहुंच गए, 29 साल में पहुंच गए, और फिर जो है ना आप किसको कोसेंगे? स्वयं को कोसेंगे। खुद को कोसेंगे और ये कोसेंगे कि शायद जो है ये 5 साल से मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं पिछले 5 साल से 22 साल के एज में मैं आया था, 21 साल के एज में आया था, और वर्तमान में मैं जो है 27-28 साल का हो चुका हूं, हो चुकी हूं। तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ अपनी ही होगी। आप दूसरे के ऊपर गलती मढ़ सकते हैं, लेकिन उससे आपका निष्कर्ष तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए गलती को स्वीकार कीजिए और फिर एक जो है प्लानिंग बनाइए कि अगले 1 साल में हमें क्या करना है।
और सच में अगर आप डेडिकेटेड होंगे तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे। और जिस दिन आप ये काम करेंगे ना तो फेलवर भी होंगे ना तो आपको इस बात का मलाल नहीं होगा कि आपने एफर्ट नहीं लगाया। समझ गए ना? सफलता जो है ना, दोनों सफल हो गए हैं तो उसकी मिठास जो है अच्छा लगता है, लेकिन जब फेलवर होते हैं तो उसके कड़वापन जो है ना आपके मन में झकझोर देता है। जब वो झकझोरता है ना तो आप ये ठानते हो कि कोई बात नहीं, हमारे नॉलेज हमारा कोई हमसे छीन नहीं सकता, हमने जो मेहनत किया है, जो हमारे अंदर जो प्रतिभा है वो तो कोई नहीं छीन सकता। तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करोगे लाइफ में। आपने आईएएस नहीं बने, कोई और नहीं बना, तो क्या वो आईएएस बनाने की क्षमता नहीं रखता है? क्या रखता है ना क्षमता? वो आईएएस बनाएगा और जिस दिन वो अपने द्वारा जो गाइड किया हुआ बच्चा वो उसका आईएएस निकलेगा, उसकी छवि अपने आप को देखेगा उसके अंदर, ये मेरा बनाया हुआ लड़का है और इसको हमने गाइड किया, इसको हमने पढ़ाया है। उसी दिन जो है ना आपको आपके अंदर आएगा कि नहीं, कम से कम एक कॉल करूंगा तो बात तो करेगा, कहीं मुसीबत में रहूंगा तो बात तो करेगा। और एक चीज, आपको आईएएस बनने का उद्देश्य क्या होता है? यही तो चाहिए, पावर ही तो चाहिए। ये तो मेन है सर, पावर तो चाहिए, और पावर ही तो चाहिए। तो पावर तो आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपके पास जो सपोर्ट है ना वो भी तो पावर आपको दे रहा है। कहता है कि सर आपको जो करना वो करो, हम आपके पीछे खड़े हैं, एनी टाइम, एनी हाउ, एनीवेयर, कहीं पर भी आप कॉल कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। केवल मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम खड़ी है। सोचिए, उसी दिन आप सफल मानोगे अपने आप को। समझे? तो आपके नॉलेज बेस जो होती है ना, वो नॉलेज बेस कभी खराब नहीं होता। इसीलिए रिग्रेट नहीं फील करना है कि हमने जो है मेहनत किया और सफल नहीं हो पाए। होता है, हर किसी के एक मानसिकता होती है, हर किसी के मन में ये विचार चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमने ठाना है, जिस उद्देश्य के लिए हम आईएएस बनने के लिए हम प्रयासरत हैं, क्या उसमें हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं या नहीं। समझ रहे हैं ना? मैं सुबह, मेरी आंखें खुली 6 बजे, मैं सोया हूं 1 बजे, 1:30 बजे, 6 बजे वो खुला। सबसे पहले जो है मैंने उठा, पहले देखा कि चलो ठीक है, क्लासेस तो लेना ही है। फिर मैं जो है सुबह 6:45 बजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। 7 बजे से पढ़ते पढ़ते मेरी जो है पढ़ा, नोट्स बनाया, और ये सब बनाते बनाते मेरा बज गया टाइम, पता है कितना? 9:30। और वो भी मैं नेशनल नहीं पढ़ रहा था, मैं बिहार पढ़ रहा था। बिहार करंट अफेयर्स अपना बनाता हूं, क्योंकि मुझे अपने स्टेट भी देने हैं, अपने स्टेट्स के लिए भी मुझे कुछ करना है। समझ रहे हैं ना? तो फिर जो है ना मुझे उसके लेकर के भी काम करना होता है। और फिर जब देखा घड़ी कि 9:54 हुआ, तो फिर मैं बेड पर से उठा और फिर जो है जल्दी जल्दी नहाया, जल्दी जल्दी जो है कपड़ा पहना और भागा दौड़ता हुआ। समझे? तो ये तमाम सारी जो है ना स्ट्रगल जो है आपके लाइफ में, और जब मैं निकला ना तो मैं खुश हुआ कि आज हमने जो है ना 5 न्यूज पढ़ा, और 5 न्यूज ऐसे हैं जहां से बीपीएससी में प्रीलिम्स में भी सवाल आएंगे, और जहां से मेंस में भी आप उसको कोट कर सकते हैं, जहां से आप जो इंटरव्यू में भी आप उससे बात कर सकते हो। समझे? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मेरे सोर्सेज बहुत हैं। मेरे सोर्सेज जो है ना बिहार के लिए, तो मैं आपका जो है बिहार स्पेशल के लिए मैं बिहार की न्यूज़ पढ़ता हूँ, जिसमें 3 न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और फिर हिंदुस्तान। फिर देखता हूँ कि तीनों में कॉमन क्या है, और तीनों में सबसे बेहतर तरीके से किसने जो है एक्सप्लेन किया है उस टॉपिक को, और फिर उसको पिक करता हूँ। समझे? मुझे पिक करने में मात्र 20 से 25 मिनट लगता है, पिक करने में, पकड़ने में कि कौन से करंट अफेयर्स पकड़ना है। और लेकिन उसके मैं नोट्स जब बनाता हूं तो उसके नोट्स बनाने में, क्योंकि उसको जो बनाता हूं एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, और उस नोट्स को बनाने में मुझे लगता है 1 से 2 घंटे। 2 घंटे नोट्स बनाने में? हाँ,
वर्थ इट है सर? बिल्कुल है। आप टोटल टाइम कितना दे रहे हो सिर्फ करंट अफेयर्स? वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, केवल मैं अंडरलाइन करके नहीं छोड़ता हूँ, उसका डायमेंशन निकालता हूँ, उसको प्रीलिम्स और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा स्टैटिक तैयार है। समझ रहे हैं ना, मेरा स्टैटिक तैयार है और मैं उसको करंट अफेयर्स में भी स्टैटिक ढूंढ रहा हूं, इसीलिए जो मैं उसके सारे डायमेंशन को देखता हूं। जैसे आज हमने पढ़ा कि मगही महोत्सव हो रहा है पटना के बापू स्थान है, जो वहां पर एक गर्दनी बाग पटना में एक जगह बना है वहां पे। तो हमने देखा कि आखिर ये इसका मतलब क्या है, तो उसके इतिहास पता चला मुझे कि मगही महोत्सव क्यों होता है। आपसे क्वेश्चन जो है कि ये नहीं पूछेगा कि मगही महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछ देगा कि मगही किन किन जिलों में बोली जाती है और प्रमुख भाषा कौन कौन सी है मगही में, मतलब कि मगही क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस मगध प्रमंडल है, मगध प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। तो हमने जो है ना कि केवल न्यूज नहीं पढ़ा, न्यूज के अंतर्गत बिहार स्पेशल का स्टैटिक हमने कवर किया, तो दोनों तो हमने मिक्स कर दिया ना। समझ रहे हैं बात। और उसके बाद डायमेंशन उसका निकाला, मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं कितना डायमेंशन मैंने निकाला, क्योंकि पढ़ने का जो तरीका होता है करंट अफेयर्स का बहुत अलग होता है। कोई बात नहीं, देखिए मैं दिखाता हूं। पहले हमने देखा कि बिहार की क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। मगही हमें पढ़ा, मगही महोत्सव हमने पढ़ा, लेकिन उसमें हमने देखा कि कौन कौन सा है, जैसे मगही है, भोजपुरी है, मैथिली, अंगिका है, बज्जिका है। ये बीपीएससी के मेजर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बीपीएससी बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स पूछता है। फिर हमने एक तथ्य वहां पर लिखा कि मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, भोजपुरी, मगही और अंगिका अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपके इंटरव्यू में एक प्रश्न यहां से बनता है, समझ गए ना। फिर हमने इसमें मेंशन किया बापू टावर के बारे में कि बापू टावर कहां पर है। फिर मगही महोत्सव का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। फिर हमने देखा कि इससे संबंधित योजनाएं क्या हैं, साहित्यिक संस्थान कौन है, मगही के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं, समझे। तो इतने डायमेंशन जब निकालोगे तो आपको तो टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा। और फिर हमने एक निकाला कि अभी जो है राष्ट्रीय एनीमिया दिवस 21 मार्च को मनाया गया है, क्या? राष्ट्रीय एनीमिया दिवस। और फिर जो देखा उसको कि बिहार में एनीमिया की स्थिति क्या है। और फिर हमने ये देखा कि आखिर जो है एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है बिहार में। तो हम कहते हैं इसका सामाजिक कारण भी है, उसका पर्यावरणीय कारण भी है, पोषण संबंधी भी कारण है। समझ रहे हैं। तो ये केवल आप जो है करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के साथ ये पूरा एक नोट्स तैयार होता है जिसमें स्टैटिक रहता है, बाकी कुछ नहीं पढ़िए। ये पढ़ने पर अगर कोई बच्चा बिहार देना चाह रहा है और देना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड जाकर के आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं ना। दे दिया करूंगा मैं, ऐसा नहीं करूंगा, दे दूंगा नोट्स, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा। तो सर उससे मेरे वैसे करंट अफेयर्स वाले जो वैसे हैं वो भी हो जाएंगे। ये तो बिहार वाला दूंगा तो बिहार वाला हो जाएगा, राष्ट्रीय वाला दूंगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। बिहार के लिए जो है ना मैं आपको जो है प्रॉपर 1.5 साल का करंट अफेयर्स दूंगा, ठीक है। बिहार में जो पूछे जाएंगे जिसमें 15 से 18 महीने का नेशनल और 15 से 18 महीने का बिहार स्पेशल, मैं आपको जो है संभवतः जुलाई जून तक जो है ना, मिड जून तक मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद पढ़ लेना सारा। इतने डायमेंशन में अगर आप पढ़ लोगे ना, आपको सच में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज बताया कि एक टॉपिक पढ़ा ही नहीं, उसके जो है ना 1 पेज का पूरा नोट्स हमने बनाया है। और फिर उसको अगर किसी के सामने परोस दिया जाए ना, तो उसका स्टैटिक भी उस टॉपिक का तैयार हो गया और बिहार स्पेशल भी तैयार, करंट अफेयर्स भी जुड़ गया, बस
और जहां भी प्रश्न आए ना, मेंस का लिखने की बात आए, उदाहरण में आप जो है उसको लिखते रहिए। उसको बार बार देखना है, सिर्फ देखना है। केवल देखना है, और एक बार रीड कर लिए फिर उसको बार बार देखते रहिए, इमेजिन करते रहिए, सोचते रहिए जैसे बैठ के सोचते हैं आप क्लास में। क्लास में ऐसे सोचते हैं। तो ये होता है कि आप कितना बिजी हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो है हमने आपको बताया कि लाइफ में जो है ना बहुत सारी चीजें होता है, इसीलिए खान पान भी बहुत जरूरी है, खान पान भी जरूरी है। अगर मान के चलिए कि हम बात कर रहे हैं अभी जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हमने आपको बताया कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रक्त कैसा हो जाएगा, बैगनी लाल रंग का हो जाएगा। ठीक है, बैगनी लाल रंग का हो जाएगा, यानी रक्त की लालिमा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। खत्म होने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो है ना आरबीसी ही चेंज हो गया। रेड होता है ना हेमोग्लोबिन के कारण, तो हेमोग्लोबिन ही खत्म हो गया। जब हेमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा तो आप बचेंगे क्या, वो तो कीट में होता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, उसका जो ब्लड जो होता है वो सफेद होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं होता, हमने आपको बताया था शायद पीछे की क्लासेस में। तो रक्त की लालिमा उसमें कम हो जाती है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि बच्चों को जब देखेंगे तो उसके जो है ना लिप्स जो हैं, होंठ जो हैं वो क्या हो जाएगा, बैगनी रंग का हो जाएगा। उसका जो है नाखून जो होगा वो हो जाएगा बैगनी रंग का। उसकी त्वचा जो है वो कैसी दिखेगी, नीली दिखेगी। तो ये जो है ना उसके कारण है। तो आप जो है ना दूर से पहचान लोगे बच्चों को कि हाँ, फिर आप कह सकते हो कि शायद जो है मुझे ऐसा लगता है, शायद ये गलत भी मैं हो सकता हूं। कभी भी किसी भी बच्चों को बोलिए तो जरूर ये बोल दीजिए कि मैं गलत हो सकता हूं, नहीं तो अगर उसको कुछ हो गया ना तो फिर आपको जीना मुश्किल है समाज में, समझ गए ना। तो सबसे पहले जब बोलना शुरू किए तो सबसे पहले बोल दीजिए कि शायद मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद मैं अपनी बातों को लेकर के ज्यादा आश्वस्त नहीं हो सकता और मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरी बातों को अन्यथा नहीं लेना है आपको, ठीक है। फिर बताइए उनको कि आपका बच्चा का जो है ना ऐसा लग रहा है कि इनकी जो है लिप्स जो है थोड़ा सा जो है बैगनी हो रहा है, तो एक बार आप अगर मेरी सलाह माने तो आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बीमारी होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का, जिसमें ये कहीं ना कहीं वो झलक दिखती है कि बच्चे की नाखून, बच्चे की जो स्किन, बच्चे की जो लिप्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लू होती है। और ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ इससे जो है बच्चे की मौत भी हो सकती है। बड़ी नहीं है तो हाँ मतलब ऐसे इस तरीके से बोलना है। फिर उनको बोल सकते हैं कि कई बार जो है ना कि मतलब कि नाइट्रेट युक्त अगर बच्चा पानी पी रहा है, अशुद्ध पानी पी रहा है, उसके कारण भी होता है। या फिर इस बच्चे की दिल में जो है ना छेद होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दो आलिंद होता है हमारे दिल में, इतना सुन के नहीं बिल्कुल बोला कीजिए, क्या दिक्कत है। अब वो देखेगा ना कि सच में ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये भी तो बात है ना। उसको आप उसके पीछे तर्क आप दे रहे हो, कोई भी चीज के पीछे आप तर्क जब दोगे ना तो आपकी चीजों को माना जाएगा। और जो न्यायपालिका में जो होता है, न्यायपालिका क्यों कहलाया, क्योंकि वहां पर जो किसकी हार हो रही है, किसकी जीत हो रही है, यहां पर ये मतलब ही नहीं है कि वो सत्य है या असत्य है, कौन ज्यादा तर्क करने में सक्षम है। तर्क की बात होती है। राहुल गांधी और मोदी जी में मोदी जी क्यों बेस्ट हैं, क्योंकि वो तर्क करते हैं, हर एक पॉइंट पे उनको तर्क है। और जो तर्क करने वाला व्यक्ति है वो कहीं जो है ना किसी के सामने झुक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तर्क है, और तर्क पॉइंट में, ठीक है। आप फिर बात उठाइए, फिर आपको जो है सराहा जाएगा कि नहीं आपने जो है हमें इस सब चीजों का क्या नॉलेज है, आपने जो है बाबू देखो आप पढ़े लिखे हो तो आप इतना समझ भी लिए, हमें क्या मतलब, हमें तो बच्चा का अगर ज्यादा तबीयत खराब होता तो हम तो ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और फिर वो डॉक्टर देता दवाई 2-4 दिन, और फिर अगर नहीं संभलता तो फिर बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लेकिन आपने अगर सजेस्ट किया है
तो बच्चों को जो है लोकल डॉक्टर्स ना दिखा करके यहाँ के जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उसमें दिखाएंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर के माँ बाप बहुत ज्यादा जो है क्या होते हैं, संवेदनशील रहते हैं। चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, वो बच्चों को स्वस्थ रखने की कोशिश पूरी करेंगे, चाहे तो उनको अपने आप को बेचना क्यों ना पड़ जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें होती है माँ बाप और बच्चे का संबंध। समझे? तो सबसे पहले लिखिएगा, शुद्ध रक्त को हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले देखिए, शुद्ध रक्त को यहां पे हम जब बात कर रहे हैं शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त मतलब इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात करते हैं, ऑक्सीजन युक्त, O2 युक्त रक्त। और इसी को कहते हैं क्या? ब्राइट रेड। ये कैसा होगा? कलर में कैसा होगा? चमकीला लाल होगा। अशुद्ध रक्त की बात करें, अशुद्ध रक्त की बात करें तो इसमें क्या रहेगा? ये ऑक्सीजन रहित होगा। और ये कैसा रहेगा? ये कैसा प्रतीत होगा? तो ये पर्पल रेड दिखाई देगा, बैगनी लाल दिखाई देगा, पर्पल। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसके बाद जो है लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर रक्त का रंग बैगनी लाल हो जाता है। रक्त का रंग बैगनी लाल हो जाता है एवं रक्त की लालिमा कम हो जाती है। रक्त की लालिमा कम हो जाती है। कंटिन्यू कीजिएगा। जिसके कारण बच्चों के होंठ, जिसके कारण बच्चों के होंठ कौमा नाखून नीले दिखने लगते हैं, नीले दिखने लगते हैं। इस अवस्था को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण लिखिएगा, नाइट्रेट युक्त जल। नाइट्रेट प्रदूषण कर दीजिए, या नाइट्रेट युक्त जल भी कर सकते हैं। नाइट्रेट प्रदूषण लिखिए, ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि नाइट्रेट युक्त जल ही हम पीते हैं तो होता है ये। इसमें लिखिएगा नाइट्रेट युक्त जल को पीने से हीमोग्लोबिन की संरचना नष्ट होती है। हीमोग्लोबिन की संरचना नष्ट होती है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी दिखती है और त्वचा का रंग नीला दिखने लगता है। दूसरा लिखिएगा, हृदय में छेद। दूसरा जो है हृदय में
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटेंट फॉर मेन लिखिएगा, पेटेंट ओवेल, हृदय में छेद, फोरामेन, पेटेंट फोरामेन ओवेल लिखिएगा। इसमें क्या होगा, कई बार जो है ना आपने देखा होगा कि गर्भ में भी बच्चों के दिल में जो है ना छेद हो जाता है, होता है। यानी जब बच्चा मां के गर्भ में होता है उसमें जो है ना उसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं मां के साथ ही जुड़ा रहता है, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा लेता है ना तो सबसे पहले उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है कि बच्चे की जो है हार्ट बीट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और जब चेक करने के बाद उसको रुलाया जाता है कि बच्चा रोया क्यों नहीं। जन्म लेने के साथ जो है ना अगर रोता है तो कहते हैं कि बच्चे की जो है ना जो फायरिंग्स वगैरह जो है, स्वर यंत्र जो है वो ठीक काम कर रहा है, जो गूंगा नहीं होगा। कई बार ये होता है कि अगर बच्चा जो है ना रोया नहीं तो माँ बाप को और डॉक्टर को ये आशंका हो जाती है कि बच्चा रोया क्यों नहीं, आखिर जो है बच्चा गूंगा है क्या। तो कोई बच्चा जो है ना जन्मजात गूंगा होता है, बोल नहीं पाता है। तो जो बोलने के पीछे हमने जो है ना शायद आपको बताया था कि जो लैरिंग्स होता है और फायरिंग्स होता है, फायरिंग्स के बाद जो है लैरिंग्स होता है, पढ़ाया था, ठीक है। अगर वो उसकी डेवलपमेंट अगर नहीं हुई हो तो क्या हम बोल पाएंगे? क्या नहीं बोल पाएंगे। तो जो है ना कि अगर कोई बोले कि हमारा बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप उनको साइंटिफिक रीजन दे सकते हैं। साइंटिफिक रीजन यही होता है कि शायद जो है बच्चे की लैरिंग्स जो होता है, स्वर यंत्र जो होता है, वो डेवलपमेंट उसका डेवलप नहीं हो पाया, वो डेवलप अच्छे से, और इसके कारण जो है ना बच्चा शायद नहीं रो पाया। तो ये अपने जीवन के लिए भी होता है, अपने जीवन के लिए भी होता है कि अपना स्वयं का जब बेबी हो और अगर ना रोए तो मन में तो सबसे बड़ा शंका जाता है ना, आशंका जताई जाती है कि पता नहीं इसका जो है लैरिंग्स डेवलप हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सारी चीजें जो है आपको देखना होता है। उसी तरीके से जो है हमारे जो आलिंद होता है, हमारा जो दिल होता है, भ्रूण में की बात कर रहा हूं कि भ्रूण के अंतर्गत जो हमने आपको जो डायग्राम बनाया था वो किस तरीके से डायग्राम बनाया था देखिएगा। इस तरीके से बनाया था ना। जब इस तरीके से बनाया था तो यहां पर जो है ना दोनों आलिंद के बीच में एक छिद्र होता है, दोनों आलिंद के बीच में एक छिद्र होता है। और अगर ये आलिंद, तो दोनों आलिंद के बीच में जो है ना ये लेफ्ट, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इस तरीके से देखना है, ये राइट ये लेफ्ट, समझे। और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और ये कैसा होता है हमने आपको इसके बारे में बताया था, इसके बारे में भी बताया था। ये होता है क्या, अशुद्ध रक्त इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध और शुद्ध रक्त, समझे। तो याद रखा कीजिए इतना, इसका मतलब यह है कि घर में पेज नहीं पलटाता है, क्या घर में जो है ना पेज नहीं पलटाता है। लवप्रीत, ये किधर लिखवाया सर आपने? ये तो है ही नहीं, ये इसमें नहीं दिखाया हूं, स्ट्रक्चर में जाइए जरा, स्ट्रक्चर में ही गई सर मैं। स्ट्रक्चर में है, देखिएगा। लवप्रीत, कब करवाया था सैटरडे को? सैटरडे को करवाया हूं। सैटरडे को आई नहीं। हाँ तो आप नहीं आए ना, करवाया हूं, लिखवाया था, अशुद्ध और शुद्ध रक्त बताया था ना।
तो ये गर्भ में जो है ना, बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उस दौरान जो है ना ये डेवलप होता है। लेकिन जब बच्चा जो है, जब गर्भावस्था से बाहर निकलता है, जब जो है बच्चा जो है गर्भ से बाहर निकल जाता है, तब जो है ये कई बार ये जो छिद्र है ये रह जाता है, और वही जो है कहीं ना कहीं वो बीमारी होकर के निकलता है कि उसके दिल में छेद है। और जब दिल में छेद रह गया तो उसके जो रक्त हैं, अशुद्ध रक्त हैं और शुद्ध रक्त हैं, ये मिलते रहता है हमेशा। जब आपस में मिलते रहेगा, शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता रहेगा, तो उसका जो है बॉडी ऑलरेडी जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना उसकी पूरी की पूरी क्षमता जो है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा वो, और उसको जो है प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अशुद्ध रक्त, आप मान के चलिए कि शुद्ध पानी में अशुद्ध पानी डाल करके पिएंगे तो क्या वो आपके बॉडी में अच्छे से रिएक्ट करेगा? आपका तबीयत तो खराब करेगा ना। तो वही चीजें होती है बच्चों में भी, और वो अगर ध्यान नहीं देते हैं घर वाले तो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, और बड़े होने के बाद जो है बच्चों को कई बार दिक्कत हुआ तो डॉक्टर बोलता है कि चलो ठीक है ये दवाई खाओ, इससे जो है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों को ठीक नहीं हुआ तो बार बार कहते हैं कि फिर जाकर दिखाओ, कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाओ। तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो देखेगा प्रॉपर, जो है पहले सर्च करेगा और रिसर्च करेगा वो, और रिसर्च में दौरान जो है ना कहेगा पहले चेक करवाइए अपना, जो है ना चेकअप लिखेगा, और चेकअप में पता चलेगा सीटी स्कैन में कि आपके जो है हार्ट में होल है। और वो होल ऐसा नहीं है कि जो है बाद में होता है, जिसको बचपन में नहीं हुआ ना वो बाद में नहीं होता है होल, वो बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में होगा। तो ये जो छिद्र जो है कहीं ना कहीं मां के भ्रूण में, मां के गर्भ में था, ठीक है, उसी समय ये चीजें रहता है, और वही जो है जब बाहर निकलता है गर्भ से तो ये चीजें जो है ना छेद रह जाता है कई बार, और ये कभी इधर रहेगा, कभी इस आलिंद में रहेगा, कभी इस आलिंद में रहेगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसके बारे में, बना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, आपके समझने के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि लिखाऊंगा वहां पे तो कम से कम जो है ना मेंशन रहेगा ना कि हाँ ये चीजें हैं। कई बार जो है ना देखिए यही होता है प्रेजेंटेशन जो है ना, इसी को कहते हैं कि आप किसी चीज को समझा रहे हो तो आप जो है डायग्राम से समझाओ पहले, और उसके बारे में 2 पॉइंट भी लिख दोगे ना तो सामने वाला जो इवैल्यूएटर है वो समझ जाएगा कि इसको आता है। इसके बारे में लिखिएगा, भ्रूण के हृदय के दाएं और बाएं भ्रूण के हृदय के दाएं और बाएं आलिंद के बीच एक छिद्र पाया जाता है जो कई बार जन्म के बाद भी यह छिद्र बंद नहीं होता है, जिसके कारण हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित होने लगते हैं, तथा रक्त में ऑक्सीजन की कमी पैदा होने लगती है, जिसके कारण बच्चों के शरीर का रंग नीला दिखने लगता है। ऐसे बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपने देखा कि जो मनुष्य का जो है
मनुष्य के जो हृदय होते हैं उसमें कितने चैम्बर? 4, लेकिन आलिंद 2। क्या होता है? भाग देख रहे हैं ना, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब अगर आप अन्य जीवों की बात करें, कई बार जो है ना आपके एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो रेप्टाइल्स हैं इसमें कितने चैम्बर होंगे, पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो ये सब चीजें जो है ना पूछता है। कई बार इतना हम पढ़ करके निकल जाएं तो ये तो जनरल अवेयरनेस वाला चीजें था, मनुष्य के लिए था, लेकिन इसके अलावा भी तो पूछता है ना क्वेश्चन। तो लिखिएगा अन्य जीवों में हृदय, सब चीज के हृदय होते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कि केवल मनुष्य ही जो है अपना दिल दे बैठता है, सब में जान है, सब एक दूसरे को देते हैं। अन्य जीवों में हृदय, सबसे पहला फिश, मछली। इसमें बताइए कितने चैम्बर होंगे? इसमें 2 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर। दो चैम्बर जिसमें आपका जो है एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। एक आलिंद चैम्बर ही पूछता है क्वेश्चन। और रेलवे वगैरह में तो ये तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट पीसीएस थोड़ा सा जो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये सब क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा सा जो है ना अपर लेवल का पूछता है। लेकिन रेलवे में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे तो ये सब धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या आए हैं ना, बिल्कुल आता है। एम्फीबिया की बात करें, इसमें कितने चैम्बर होंगे? इसमें कितने? 3 चैम्बर। अब 3 चैम्बर में 2 आलिंद, 1 निलय, 3 चैम्बर। ये सब फैक्ट है, फैक्ट को याद करना है बस। 2 आलिंद, जब आप स्टेट पीसीएस देने जाएं तो इसको एक बार देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आता है आपके एग्जामिनेशन में। तीसरा है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स के कितने होंगे? 3। रेप्टाइल्स के भी 3 होते हैं। इसमें आलिंद और निलय 2 और 1। और ये जो होते हैं ना, इनके ब्लड कैसा होता है? इनका जो है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके जो खून होते हैं वो ठंडे होते हैं। गर्म खून जो है इंसान का जितना होता है ना उतना नहीं होता है इनका, समझे। और इनकी जो रक्त होती है वो मिश्रित रक्त होती है। तो इनके बारे में 1-2 फैक्ट और लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ तो और नहीं पढ़ना है इनके बारे में, इतना ज्यादा हमें। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा मिश्रित रक्त होगा इनका, और इनका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? कोल्ड ब्लडेड होंगे ये। नेक्स्ट लिखिएगा पक्षी। पक्षी के कितने चैम्बर? बर्ड्स, इनके जो है 4 चैम्बर होंगे।
2 आलिंद और 2 निलय। पांचवा जो है मछली देख लिया। फिर स्तनधारी, स्तनधारी के 4 ही होंगे इसके भी। चार चैम्बर। कुछ नाम याद रखना है बस, और ज्यादा रटने के लिए बैठेंगे ना तो कुछ भी नहीं याद होगा। कम से कम ये है कि इतना नाम याद रहेगा ना, तो ये जो है ना ज्यादा पूछे जाने वाला चीज है। ठीक है, ये ज्यादा पूछे जाने वाला चीज है। इनका जो है रक्त जो होता है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। और इनके जो होते हैं मिश्रित होते हैं, यानी अशुद्ध और शुद्ध दोनों रहेगा। और इन दोनों, इनका जो होगा ये क्या होगा, ये शुद्ध रक्त होगा इनके शरीर में। समतापी होंगे, इनकी विशेषता होती है ये। वार्म ब्लडेड होंगे, वो कैसे थे, कोल्ड, तो ये होंगे एक अपवाद लिखिएगा, एक अपवाद लिखिए। अपवाद में लिखिएगा, लिखिएगा मगरमच्छ और डायनासोर, मगरमच्छ और डायनासोर ऐसे सरीसृप हैं, सरीसृप हैं जिनके हृदय में 4 चैम्बर हैं, जिनके हृदय में 4 चैम्बर हैं। बिल्कुल, सोचिए कैसा खतरनाक है जो। अब जो है अगला टॉपिक जो हमारे जो है ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स कहाँ पढ़ा है हमने, पढ़ा है क्या? अभी तो ब्लड प्रेशर पढ़ा है। नहीं सर, कहाँ हमने पढ़ा है, धमनी और सिरा कहाँ पढ़ा है? अभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में देखिएगा ना 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक का रहेगा। पीसीएस में तो खास करके, यूपीएससी तो अभी सबसे ऊपर उठ चुका है, ठीक है, लेकिन बताइए पढ़े हैं? तो रक्त वाहिका जो है, ब्लड वेसल्स जो है, इसमें हमें 3 चीजें पढ़ना है, 3 टाइप पढ़ना है। एक धमनी पढ़ना है, दूसरा सिरा पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है कैपिलरी, रक्त कोशिका। सर ये पढ़ा है। कब? नाम हमने जो है ना डायग्राम में नाम आपने सुने होंगे, वो नाम सुना है आपने सर ब्लड करवाया था ना, उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वहां पर हमने नहीं पढ़ाया ये सब। धमनी और सिरा हमने करवाया ही नहीं है, हमने ब्लड पढ़ाया है। वहां पे ब्लड का जो है हमने जो है ना टाइप बताए थे कि ब्लड ग्रुप का टाइप क्या होता है, एबीओ सिस्टम, आरएस सिस्टम, और उसके बारे में हमने जो है पूरा का पूरा देखा था, कॉम्बिनेशन देखा था कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, किससे किसका जो है बच्चा जो है कॉम्बिनेशन, माता पिता का अगर संयोजन बनता है तो जो है बच्चे का जो है ब्लड किस ग्रुप का बनेगा। हमारे अंदर जो ब्लड है बी पॉजिटिव है, तो हमारे कौन सी परिस्थितियां ऐसी आई होगी, उत्पन्न हुई होगी कि मेरे ब्लड जो है बी पॉजिटिव हुआ। ये हमने ब्लड में ये सारी चीजें पढ़ा है, लेकिन हमने ब्लड वेसल्स के बारे में तो नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। तो पढ़ने में क्या जा रहा है, पढ़ना है, पढ़ने के लिए आए, जानकारी लेना है, कम से कम ये तो है, तो हमारी रोजमर्रा के जीवन की चीजें हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं जनरल साइंस। इसको टेक्नोलॉजी नहीं बोलते हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये जनरल साइंस है, जो कि हर किसी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या बोले जा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा तो। कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं अपने आप। कौन सी बात तो रक्त वाहिकाएं,
रक्त, इसका मुख्य रूप से हमें टाइप्स पढ़ना है, कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप का। सबसे पहले हमें पढ़ना है धमनी, दूसरा पढ़ना है हमें शिरा, और फिर तीसरा पढ़ना है कैपिलरी रक्त कोशिका, केशिका, कोशिका नहीं केशिका। कैपिलरी। तो आपने देखा होगा कि जो चैम्बर हमने बनाया था, उस चैम्बर में हमने देखा था कि धमनी क्या कर रहा था कि रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने में उसकी भूमिका निभा रहा था। ठीक है, दिखाता हूं डायग्राम, ये दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका धमनी है, ये सिरा है, इसकी जो भूमिका है देखिए, ये जो है ये कहाँ, ये पूरी बॉडी में जो है ना जुड़ा हुआ है, ये पूरी बॉडी में जुड़ा हुआ है। रक्त को कहाँ लेके जाएगा, बॉडी के, शरीर के लगभग सभी अंगों तक ये अपने क्या करेगा, भागों तक ये रक्त को पहुंचाएगा। लेकिन सीरा क्या करेगा, वेन क्या करेगा, देखिए वेन जो है ये क्या करेगा, जो 2 प्रकार का हमने बताया था ना, देखिए इस तरीके का साइज संरचना हमने बनाया था, आपको समझ में आएगा। एक इस तरीके से बनाया था और दूसरा जो बनाया था वो इस तरीके का बनाया था। ठीक है, तो ये जो था ये है, ये धमनी था, और ये जो था ये सिरा था। समझ रहे हैं? तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि शरीर के अन्य भागों से जो रक्त आ रहा है वो जो है इसके माध्यम से कहां जाएगा, हृदय में जाएगा। तो दोनों में अंतर ये होता है। तो सबसे पहले लिखिए, एक तरफ जो है इस तरीके से डिवाइड कीजिए, बांटिए, और एक तरफ लिखिए धमनी और दूसरी तरफ लिखिए सीरा। दोनों में अंतर करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, यह रक्त को धमनी की तरफ, यह रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। सीरा क्या करेगा, यह करेगा रक्त को शरीर के अन्य भागों से हृदय तक पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये जो रहेगा धमनी जो रहेगा ऑक्सीजन युक्त होगा। लिखिएगा, पहले दूसरा पॉइंट लिखिएगा, धमनियां प्रायः ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। इसमें लिखिएगा दूसरा पॉइंट, सिराएं प्रायः
ऑक्सीजन रहित रक्त का परिवहन करती है। ऑक्सीजन रहित। तो हमने आपको बताया था कि जो चेंबर होते हैं, देखिएगा ये जो चेंबर था ये कैसा था और ये चेंबर कैसा था, ये हमने आपको बताया था। ये अशुद्ध रक्त का होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन रहित। और ये होता है आपका ऑक्सीजन युक्त। और ये होता है आपका शुद्ध रक्त। यही हमने जो है आपको बताया यहां पे। धमनियां क्या करेगी कि प्राय ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि ये पूरे शरीर में जा रहा है ना, तो पूरे शरीर में जाएगा तो अशुद्ध रक्त तो जाएगा ही नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो जाएगा तो यहां पर शुद्ध रक्त जाएगा। और हम कहते हैं कि ये शरीर से पूरा निचोड़ करके लाता है, फिर हृदय को देता है पंप करने के लिए कि भैया इसको शुद्ध करो। तो ये चीजें जो है इसमें क्या होगा, ये अशुद्ध रक्त रहेगा। ऑक्सीजन रहित जो रक्त होगा उसके पूरे बॉडी से ला करके हृदय को में जाकर के छोड़ देगा कि लो भैया, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। इसमें अपवाद भी है। किसमें? शिरा में कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? तो अपवाद यह है कि पल्मोनरी जो वेन है, फुसफुस जो वेन है, धमनी शिरा जो है वो क्या करता है? वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करना, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है। इसमें क्या है अपवाद? इसमें यह है कि जो अशुद्ध रक्त है ये उसका ट्रांसफर है। तो ये जो अशुद्ध रक्त जो होगा वो हृदय से फेफड़े की तरफ करेगा। लिखिएगा, अशुद्ध रक्त हृदय से फेफड़े की तरफ। और इसमें क्या होगा? शुद्ध रक्त किधर से किधर आएगा? फेफड़े से हृदय की तरफ। उल्टा करना है। ये अपवाद है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, इससे क्या समझ में आया? इससे क्या समझ में आया? इसकी दीवारें कैसी हैं? मोटी दिख रही है, यहां से देखिएगा। फिर इसका जो है ये बीच में होल है। इसकी दीवारें देखिएगा और इसकी दीवारें देखिएगा। ये होल है, ये दीवारें हैं। इसकी दीवार कैसी रहेगी? इसके अलावा आयतन किसका ज्यादा रहेगा? आयतन इसका, आयतन ज्यादा, आयतन कम। इसके साथ साथ कहा जाता है दबाव कहां पे ज्यादा रहेगा? दाब, प्रेशर कहां पे ज्यादा रहेगा? समझे? तो लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा यहीं पे। धमनियों की दीवार
धमनियों की दीवार, इसमें लिखिएगा धमनियों में, धमनियों की दीवार मोटी होती है, मोटी होती है, मोटी होती है और इसमें रक्तदाब, रक्तदाब अधिक होती है। इधर लिखिएगा सिरा में, सिराओं की दीवार, सिराओं की दीवार पतली होती है, पतली होती है, रक्तदाब कम होती है और रक्तदाब कम होती है और रक्तदाब कम होती है, कम होती है। चौथा पॉइंट लिखिएगा धमनियों में, चौथा पॉइंट। अच्छा, धमनियों में वॉल्व होगा क्या? वाल्व तो नहीं होगा, क्योंकि वॉल्व तो खुल रहा था, वो कहां से खुल रहा था? जो हमने आपको डायग्राम दिखाया, जो यहां पर वॉल्व लगा हुआ था ना, यहां पर वॉल्व लगाया था कि ये भर जाएगा तो ये खुल जाएगा, इधर भी खुल जाता था। तो सीरा में जो है ना वॉल्व नहीं होता है, मतलब कि धमनी में नहीं होता है, सीरा में होता है, समझे? तो दोनों में एक अंदर और लिखिए कि धमनियों में प्रायः, धमनियों में प्रायः वाल्व नहीं पाया जाता है, वाल्व नहीं पाया जाता है। जो पहले बताया गया है उसी से जो है ना ये सारे टर्म निकल करके आ रहे हैं, अलग कुछ नहीं है। इसमें वाल्व नहीं पाया जाता है। सीरा में लिखिएगा, सीरा में लिखिएगा, सिराओं में वाल्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा धमनी में, धमनी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, धमनियां कहां पाई जाएगी? तो 3 लेयर। पहले लेयर क्या होगा? बॉडी स्किन, उसके बाद क्या होगा? वेन, और फिर होता है धमनी। तो आप कह सकते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले हमारा जो है स्किन आया, फिर आया वेन, और उसके नीचे जो होता है इस तरीके की संरचना होता है। तो 5वां पॉइंट लिखिएगा धमनी की तरफ, धमनियां शरीर में, धमनियां शरीर में अंदर की तरफ पाई जाती है, अंदर की तरफ पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखिएगा मांसपेशियों के करीब, ब्रैकेट में लिखिएगा मांसपेशियों के करीब, और सिरा तरफ लिखिएगा, यहां लिखिएगा सिराएं शरीर में, सिराएं शरीर में त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है, त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखिएगा त्वचा के करीब। तो ये 2 चीज आपने पढ़ लिया। बोर हो रहे हैं क्या? क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, क्या किया जाए, सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है ना। अगर ये हिस्ट्री और पॉलिटी रहता ना तो आपकी जिज्ञासा बढ़ती। हिस्ट्री में तो कहानियां चलती हैं तो मजा आता है,
और साइंस में कोई कहानी ही नहीं, इसमें वो भी जनरल साइंस में क्या कहानी बनाया जाए। कहाँ डाल दिया है। यहाँ पे गांधी जी की जन्म नहीं हो पाएगा, ना वो जा पाएंगे बैरिस्ट्री करके जो है अफ्रीका वकालत लड़ने, ना वहां से उनकी वापसी होनी है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर तो बात होती है आरएनए और डीएनए की, और वो समझना हमारे लिए पेचीदा वर्क है। बट अभी तक के जो आपने साइंस पढ़ा है, उस साइंस से थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आया है क्या? नहीं आया है? तो बहुत ज्यादा सच्ची कसम से पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। कॉन्फिडेंस इस स्तर पे मैं पूछ रहा हूँ कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे तो शायद प्रश्न बनता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है वो बनता होगा, थोड़ा बहुत भी बन जाए तो बढ़िया है हमारे लिए। साइंस का करंट अफेयर है सर, वो समझ आ जाता है मुझे। साइंस का करंट अफेयर्स आराम से समझ में आ जाता है, टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में है ही कुछ नहीं, वो डायरेक्ट होता है और वही फैक्ट ही रहता है उसमें। सबसे ज्यादा जो पेचीदा जो होता है ना करंट अफेयर समझना, सबसे ज्यादा जो पेचीदा करंट अफेयर समझना होता है वो होता है पॉलिटी का करंट अफेयर्स। क्या संविधान संशोधन होगा, क्या उसके अंदर जो चीजें आएंगी, वो परत दर परत उसमें बहुत सारी चीजें खुलता है। वो इसीलिए पेपर 2 आप उठाइएगा तो उसमें नंबर कम आएगा। एक हमने मार्कशीट कल डाउनलोड किया है, देखिए दिखाता हूं। ये मैंने आप ही लोग के लिए, आपको दिखाने के लिए आप लोग ये रखा था। 2 लोगों का मार्कशीट था। एक लोग वो थे जिनकी पीटी में इंटरव्यू कॉल हुआ, और एक लोग वो लोग थे, उनका मार्कशीट है जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ था उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट में पता है कितना नंबर मिला? मात्र 152। और उनके निबंध में नंबर पता है कितने हैं? 108। तो ऐसे नंबर जब आता है ना, इंटरव्यू कॉल तो हुआ लेकिन ये रिजल्ट का नंबर नहीं होता। समझ रहे हैं ना? इसीलिए लेखन शैली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बंदे ने क्या किया है, पेपर 3 जो है ना भ्रष्ट कर दिया इसको। ये बंदी हैं, बंदा नहीं है, बंदी हैं। और इनको पेपर 3 में जो क्वेश्चन जो मिले हैं नंबर 61 आउट ऑफ 250। पेपर 1 में इन्होंने जनरल स्टडीज पेपर 1 में जो कमाल कर दिया, ऐसा होता है सर, जीएस 1 में कमाल हो ही जाता है और 3 में तो 102, 105, और पेपर 2 में उससे भी कमाल नहीं, धमाल मचा दिया इन्होंने, 119। 1 और 2 हो जाते हैं सर। और ऑप्शनल में बता रहा हूं 270। खराब नंबर इसको हम नहीं कहेंगे। इनको जो डुबोया है ना पूरा का पूरा, वो GS 3 ने डुबोया और निबंध ने डुबोया है। अगर इसमें GS 3 में अगर वो लगभग 80 के पास पहुंचते हैं और निबंध में जो है 120, 130 के आसपास पहुंचते हैं, और जो कहा जाता है कि जो है शायद जो है इनकी पर्सनैलिटी या फिर उनकी जो बात विचार करने की घबरा गई होंगी वो, ठीक है। और क्योंकि पेपर 3 कमजोर था, यानी इकोनॉमी से क्वेश्चन इनसे पूछा गया होगा, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया होगा, एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है, वो वहां पर जो है ना धाराशायी हुई होंगी। समझ रहे हैं? तो सोचिए कि इनका जो है ये सब चीजों से जो है ना हमें अपने आप को समझना पड़ता है कि क्या हमें जो है करना है। एक बंदा है, इसका जो प्रीलिम्स का हमने देखा, पेपर 1 में 102 मार्क्स, प्रीलिम्स की बात है। पेपर 1 नाम नहीं बताएंगे ना। फिर पेपर 2 में उन्होंने लाया 88.83, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई, मेंस के लिए एलिजिबल, ठीक है। अब देखिए इनका जो है क्या करेंगे। अच्छा सर, कल हमने वो करा
HCS के 2 पेपर होने हैं, GS को सीखने का दोनों 100 नंबर के होने हैं और 100 नंबर के होने हैं, तो मतलब कट ऑफ तो GS की बढ़नी है कि तक का 33 ही क्वेश्चन ठीक करनी है मतलब 2 घंटे। तो आप 40 क्वेश्चन बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, सही से ज़्यादा टाइम दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागिए। 3 मिनट में एक क्वेश्चन बहुत टाइम हो गया। हाँ, अब देखिए, जो स्टूडेंट जो था मेंस क्वालिफाई नहीं किया, क्लियर कर पाया, उसकी स्थिति में बता रहा हूँ। ऐसे में 102, देखिए 108 उनका था, 108 था या 10 कितना था, 102 इनका आया। पेपर 1 में इनका है 82। ऐसे में 102 नंबर। हाँ पेपर 1 में तो हाँ, पेपर 2 में इनका आया है 90, पेपर 2 में 90। 90 हाँ, इनका 90 नंबर। और पेपर 3 में इन्होंने जो गेन किया है वो गेन किया 79, और इनका जो पेपर 4 था ये 108। ऑप्शनल मैथमेटिक्स, तभी तो पेपर 1 ऐसा गया। और इनके नंबर पेपर 1 में, ऑप्शनल के पेपर फर्स्ट में 147, और पेपर 2 में 117। क्या बात, ऑप्शनल में बंदे ने कमाल किया है, मैथ वाले कर 264 नंबर। और हिंदी क्वालिफाई या इंग्लिश क्वालिफाई में इसने कमाल कर दिया, 117 नंबर, दोनों में 117। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, निबंध, ये चारों पेपर ने इनको डुबो दिया है। साइंस वाले बच्चे लिखने में कतराते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें जो है आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो है थोड़ी सी जो है आपके अंदर भी समझदारी होनी चाहिए और गलती नहीं करना है, बस यही है। चीजों को समझना है, चीजों को समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से उसको जो है पिरो देंगे। अगर चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो उसको लेखन शैली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और रिवीजन करना उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मल्टीपल टाइम्स रिवीजन है। हाँ, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के साथ साथ आपको जो है क्या करना है, लिखते रहना है। क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा इस बात का हमें ना अंदाजा है ना हमें लगाना चाहिए। हमें जो है टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाना है, और हमें जो है उसके बारे में अपनी समझ विकसित करनी है। शायद वो आपके मेंस में ना पूछा जाए, इंटरव्यू में भी ना पूछा जाए, प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, इंटरव्यू में जनरल अवेयरनेस के लिए पूछ लिया जाए कि क्या आपको पता है इसके बारे में। समझ रहे हैं? तो आपको जो है ना कि वहां पर जो निबंध, जो आपको इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका करंट अफेयर बेस्ड ज्यादा रहता है। इसीलिए जिसकी करंट अफेयर्स पे पकड़ है उसका स्टैटिक भी स्ट्रांग हो जाता है, और वो इंटरव्यू में वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। इस बात का जो है ना श्योरिटी होती है। तो कोशिश यही करना है, स्टैटिक पढ़िए लेकिन करंट अफेयर्स भी ध्यान में रखिए। जैसे मैं कल करंट अफेयर्स की क्लास लिया था यूट्यूब पे, तो उसमें हमने जो है ना हॉर्मुज के बारे में बात किया। हॉर्मुज के बारे में, हॉर्मुज के इतिहास के भी बारे में बात किया हमने कि उसके प्राचीन काल, मध्यकाल में क्या हुआ, आधुनिक काल में क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों का जो है वो उपनिवेश बना, तब उस स्थिति में क्या हुआ, फिर उसका नाम हॉर्मुज क्यों पड़ा। तो वो कंसर्न बना हुआ है पिछले 2 सालों से। आपके एग्जामिनेशन में अभी नहीं पूछा जाए, संभावना तो यही है कि इस बार पूछ लिया जाए, क्योंकि सी ओशियन का क्वेश्चन कमीशन बनाता है, गल्फ ये वगैरह, समझे। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट था। कल हमने उस पर बात किया, और भी बहुत सारे न्यूज थे। कौन सा न्यूज था? एक तो ये था, और कौन सा था कुछ 3-4 न्यूज कवर किया था हमने। हाँ, एक चीज था
गल्फ कंट्रीज के ऊपर भारत चाहता है अपनी निर्भरता को कम करना, कि हम जो है गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो है ना निर्भरता को कम कर दें तेल को लेकर के। तो वैकल्पिक रास्ते क्या होंगे? तो आपसे इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछ ले कि जिस तरीके से जो है भारत जो है ऊर्जा संसाधनों को लेकर के निर्भरता खाड़ी देशों पर है मेंस में, तो फिर आपके डायमेंशन क्या होंगे? आप क्या सुझाव दोगे? तो सुझाव वही देंगे जो सरकार चाहती है। समझ गए ना? अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। इसीलिए न्यूज़पेपर में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, वो आप सोचेंगे उससे पहले वो सोच करके दे देते हैं कि भैया ये विकल्प है, उस विकल्प में सरकार ये करना चाहती है। तो सरकार चाहती है कि जो है अलग से विकल्प निकाला जाए और हमें जो है ना गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो करनी है। और वो फिर से किससे खरीदेगा तेल और गैस? अमेरिका से खरीदने की कोशिश करेगा, रसिया से कोशिश करेगा, नॉर्थ जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनसे खरीदेगा। समझ रहे हैं ना? वो सारे कंट्री के ऊपर हमारी जो है ना क्या जाएगी, निर्भरता बनाएगा सरकार, ताकि जो इस तरीके की जो सिचुएशन है उससे थोड़ी सी सिचुएशन को जो है ना, क्योंकि देख रहे हैं गैस का दाम, तो मतलब कि कहा जा रहा है ऐसा ना कि वैश्विक स्तर पर अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ये कोविड से ज्यादा बड़ा जो है ना विकराल रूप लेगा। क्या खाएंगे आप? खाना बना करके खाएंगे ना, तो चावल थोड़ा ना फाकेंगे, आटा थोड़ा ना मुंह में डाल करके खा लेंगे, पानी में घोल करके पी लेंगे। और अगर मान के चलो कि अगर 6 महीने भी अगर आप जंगल की कटाई करके लकड़ी का अगर दिए तो सारे खत्म हो जाएगा जो सरकार जो है पिछले 15-20 सालों से वर्क की है 2015 के बाद जलवायु परिवर्तन को लेकर के। समझ रहे हैं ना? तो एक कंसर्न नहीं है। तो हमें जो है ना युद्ध हो रहा है उसका जो है ना हमारे लिए क्या क्या फायदे और क्या क्या चुनौतियां आएंगे, वो चुनौतियों पे काम करना है। क्वेश्चन वहां से आपसे पूछा जाता है, पूछा नहीं जाएगा। एज एडमिनिस्ट्रेशन आपसे इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल दागे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा यही होता है कि आप उसको किस अप्रोच के साथ समझ रहे हो। तो आपको सोचना पड़ेगा ना, आपको डायमेंशन खोलने पड़ेंगे। यही तो है अप्रोच। डायमेंशन तो खोल पाते हैं, जैसे मतलब कि भाई हाँ ये इसका वो है, ये प्लस माइनस और निकाल देते हैं, तो उसको एक्सट्रीम पे नहीं ले जाते। जैसे एक अनपढ़ इंसान भी ये कहेगा कि भाई मेरा जजमेंट ये है और इससे ऊपर कुछ नहीं, लेकिन तैयारी करने वाला बंदा तो दोनों तरफ देखेगा, तो वो तो कभी उस लेवल पे नहीं सोचेगा कि सिर्फ ये। एक्सट्रीम लेवल पे क्यों सोचना है? हमें देखना है कि भारत की वर्तमान जो स्थितियां हैं उससे निकलने के लिए क्या क्या जो है ना वर्क करना पड़ेगा भारत सरकार को। बस कहानी खत्म। हमें जो है अगर R&D करते रहेंगे तो R&D करने के लिए जो है ना क्षेत्र वाइज एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं ना? क्षेत्र वाइज, जैसे कोई स्टडी करता है किस पे, गल्फ कंट्रीज के ऊपर स्टडी करता है केवल, कोई जो यूरोपियन कंट्री के ऊपर जो है स्टडी करता है, कोई जो है अफ्रीका के ऊपर स्टडी करता है, कोई जनजाति के ऊपर स्टडीज करता है। और हम लोग जो है उनमें से नहीं है। हम लोग जो है ना हर एक्सपर्ट के व्यू को समझने वालों में से हैं और अपना ओपिनियन डालने वाले में से हैं। तो एज एडमिनिस्ट्रेशन हमारा वर्क ये है, हर किसी से ओपिनियन लीजिए। जब कोई मीटिंग होती है तो बोला जाता है ना एक्सपर्ट लोग भी इसमें शामिल होंगे अपने अपने मत देने के लिए। सरकार भी क्या करे, जैसे वो हुआ यहाँ दिल्ली में नगर में बंदा मार दिया, अब वो भी कह रहे हैं हम होली इकट्ठा मनाएंगे। अब हमें तो पता है ना वो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे। तो सरकार भी क्या करे कि उसमें वो बैठे बैठाए रह जाते हैं। एक्सट्रीम वाले तो हमेशा जीत जाते हैं। देखिए, जो अभी फिलहाल हमें जो है ना जो काम करना है वो इसी आधार पर करना है कि देखिए, जो कहा जाता है कि इस दीवार के जो अंदर है वो बहुत नपे तौले बात करेगा, लेकिन जो इस दीवार के बाहर है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बात करेगा। जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बात करेगा ना वो उसके दिमाग में बहुत सारे खुराफात बातें भी आएगा, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोचेगा। और ये सोचेंगे लेकिन ये जो है ना प्लान नहीं कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते कुछ। जब नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको जो है इनके ऊपर सरकार बैठी हुई है ना,
कहती भैया यही क्या है हमारा। हाँ, इनके मौलिक अधिकार आड़े आ जाते हैं, लेकिन वो राजनीतिक परिभाषा में आते हैं जितने भी लोग थे। आते हैं ना। हाँ, तो फिर जो है ये कहते हैं जब भी बात करो नाप तौल के बात करो, ठीक है। जब भी बात करो तो बात करने से पहले सोचो कि इससे जो है ऐसा तो ना हो कि ये भड़क जाएं और कहें कि भैया ये जो है ना विरोधी है, ठीक है। इसीलिए किसी भी मुद्दे के ऊपर जो है ना कोई भी मंत्री जो है डायरेक्ट जाकर के क्या बोलता है, मंत्री से बात करेंगे ना तो बोलेंगे ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री देखेंगे, ये सारे मुद्दे जो है प्रधानमंत्री देख रहे हैं, ये जो है संबंधित मंत्रालय देख रही है। अगर सचिव से पूछा जाए वहां का तो बोला जाएगा उनके द्वारा कि अभी इस पे जो है बातें चल रही हैं, जैसा कुछ रहेगा हम आप सभी को जो जरूर इसके बारे में सूचित करेंगे। बस वो नपी तौली बात। इंटरेक्शन के बाद हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए। समझ रहे हैं ना। ये क्या है, ये इस बाउंड्री के बाहर हैं। और क्यों है उसके पीछे का रीजन, क्योंकि ये जो बैठे हुए लोग हैं और ये जो ऊपर जो सरकार बैठी हुई है, ये जो है ना इनको पूरा जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा है, पूरा जो है वर्ल्ड देख रहा है कि आखिर जो है मोदी कर क्या रहा है। ऐसा तो ना हो कि मानवाधिकार उल्लंघन का मामला आ जाए और इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लग जाए कुछ। तो ये तमाम सारी जो है ना चीजें हैं जिसको लेकर के जो है ना सरकार जो है संवेदनशील रहती है। जो मतलब बच्ची बनती हैं वो अपनी मतलब एक्सट्रीम यूनियन लेती है कि हमारा वोट बैंक का हिस्सा है। वो इस देखिए जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है वो इसलिए जो है ना उनको पता है कि हमारी जमीनी पकड़ बना हुआ है, लोग हमें नहीं देंगे तो किससे देंगे। और दक्षिण भारत में जाएंगे तो केंद्र सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले ही वो जो है भाषा के आधार पर वो जो है उनका विभाजन हुआ है, समझ रहे हैं ना। पहले वो भाषा के आधार पर उन्होंने विभाजन कर लिया है, अलग हुए हैं। यहाँ तो नेता भड़काते रहते हैं, अब कल वो योगी जी वो धुरंधर को देखने देते, उससे क्या अनुमान लगाया जाता। वो सब जो है उनको नेता का जो है अपना वोट बैंक बचाना है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है वहाँ। हाँ नहीं बेचारा नहीं होता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है उनकी विचारधारा क्या है, वो विचारधारा वो रहेगा। दूसरा उनको जो है देखना है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो है किस आबादी का है, किस जो है कैटेगरी का है, ठीक है। और पता है ना इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम होता है, ये सब चीजें जो है ना चलता है, लेकिन आपको ये चीजें लिखनी नहीं है। और आपको जो है ना जब आपको देख लेगा कि आपके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है, आपके नाम के आगे जो है ना ऐसा जो है सरनेम लगा हुआ है, जो आप कह सकते हैं कि ये जो है ना सरकार विरोधी है, सरकार के सपोर्ट में है, वैसे आपको उकसाया जाता है कि आप अंदर से उबाल तो नहीं मार दे कुछ, उसको शांत रखना है। ये भी आपको जो है ना सिखाया जाता है कि आप जो है कहां पर जो आपके जो मॉक इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू में यही चीजें तो नोटिस की जाती है कि कहां पर जाकर के आपने ये वर्ड को इस्तेमाल किया था, वहां पर आपको जाकर के इसको नहीं बोलना था। उसके पीछे रीजन क्योंकि ये जो है सरकार विरोधी और सरकार में के तंत्र में जाकर के आप काम करेंगे और ये उनको पसंद नहीं है। आप माफी मांगे, हाँ माफी मांगने से ऐसे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक रेपुटेशन की माफी मैंने समझ रहे हैं ना। तो वो चीजें जो अलग लेवल वो सब नहीं सोचना है, वो तो देखिए वो अपना उनका अपना विचारधारा है, उससे भी आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, इसी में सारी चीजें सिमट के आ गया था जो मैंने आपको बताया, इसी में सिमट गया है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बात करेंगे, ठीक है। इनको वोट बैंक बनाना है, ये जो है ये अंदर से खुन्नस खाए हुए हैं कि क्या करें, कुछ बोल नहीं सकता। ये सरकार भी काम अच्छा नहीं कर रही है और जनता भी हमें जो है रहने नहीं दे रही, क्योंकि इसको जाकर के जमीन पे काम करवाना है ना। तो ये तो बेचारा दोनों तरफ से पीस रहा है ना, बीच में है तो बीच वाला पीसता है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे बढ़िए, कैपिलरी लिखिए, समझे, कैपिलरी लिखिए, टाइम अभी बहुत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक में मजा आता है।
देखिए हिंदी में जब पढ़ेंगे ना तो उसको केस्का बोलेंगे, और जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसको कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी हमारी बोलचाल की भाषा में है, केस्का बोलचाल की भाषा में नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ। तो ये कैसी होगी? ये पतली होती है। ठीक है, इसी बारे में 2-4 पॉइंट जो है ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। हाँ हाँ लिख लीजिए, फटाक से लिख लीजिएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। हाँ मतलब कि बच्चे को कहा जाता है ना कि बाबू लिख लो, लिखिएगा। यह धमनी और सिरा के बीच का, यह धमनी और सिरा के बीच का अंतर्जाल है, अंतर्जाल है। कंटिन्यू कीजिएगा। इसकी दीवारें अत्यंत पतली होती है, जिसके द्वारा विसरण डिफ्यूजन की मदद से आसपास के ऊतकों और कोशिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मानव में रक्त कभी भी धमनी सिरा और रक्त कोशिकाओं के जाल से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि एक बंद परिपथ में घूमता रहता है। इस प्रणाली को क्लोज सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। मानव अथवा स्तनधारी के अतिरिक्त बंद परिसंचरण सभी कशेरुकियों से कशेरुकियों लिखिए ना, कोई बात नहीं। कशेरुकियों जिनमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होता है। कशेरुकियों में पाया जाता है, जैसे मछली यानी फिश, रेप्टाइल्स पक्षी, मैमल। केंचुओं में लिखिएगा, केंचुओं में भी बंद परिसंचरण पाया जाता है। केंचुआ में होता है क्या?
कैसे रुकी है वो? नहीं है। नहीं है, फिर भी पाया जाता है, ये अपवाद है। तो क्वेश्चन जो है ना, आप ऐसे टॉपिक से जब उठाता है ना तो अपवाद वाले को ज्यादा पकड़ेगा। लिख लीजिएगा, केंचुओं में भी बंद परिसंचरण पाया जाता है। एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। कुछ जीवों में धमनियां और शिराएं, कुछ जीवों में धमनियां और शिराएं उपस्थित होती हैं। कुछ जीवों में धमनियां और शिराएं उपस्थित होती हैं, लेकिन रक्त के शिराएं, कुछ जीवों में धमनियां और शिराएं, कुछ जीवों में धमनियां और शिराएं उपस्थित होती हैं, लेकिन रक्त के शिकाएं, रक्त के शिराएं नहीं लिखिएगा, रक्त के शिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज, रक्त के शिकाएं अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। कंटिन्यू कीजिएगा। ऐसे जीवों में शरीर की आंतरिक गुहा में, इंटरनल कैविटी, आंतरिक गुहा में रक्त पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। इन जीवों में रक्त वाहिकाओं के जाल से, इन जीवों में रक्त वाहिकाओं के जाल से बाहर निकलता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, कीट और घोंघा। ये टॉपिक समाप्त हुआ।